रहा है वो भारत में भी हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, क्या समझ में आ रहा है आपके? नीरज जी, मुझे नहीं पता कि सलमान खुर्शीद साहब और दूसरे जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो कह रहे हैं वो उनकी ख्वाहिश है या वो वार्निंग दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए और हम सब लोगों के लिए खतरनाक है। सलमान खुर्शीद साहब के पहले भी कुछ बयान रहे हैं जो विवादास्पद रहे हैं, उनकी किताब का भी अभी चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन उसमें भी चर्चा हुई है। और जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए हैं, जिससे आपने कहा कि डर गए हैं या किनारा कर गए हैं, इसको क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस इस पर एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर रहना चाहती है कि वो सलमान खुर्शीद जी की बात को लेकर सामने साफ दिखना, साथ भी नहीं आना चाहती, लेकिन उसको खंडन भी नहीं करना चाहती क्योंकि उससे उसका कोई नुकसान होने की आशंका उसको लगती है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। एक बात समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लोगों की वजह से, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की वजह से, हिंदुस्तान के माहौल की वजह से, इसमें सब लोग शामिल हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हों, सलमान खुर्शीद साहब जैसे या दूसरे जो नेता हैं उन जैसे चंद लोग होंगे, समाज में भी कुछ चंद लोग होंगे, और वो केवल मुसलमान होंगे ऐसा नहीं है, वो हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक मजबूत लोकतंत्र है। और जब हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, हिंदुस्तान रियल टर्म्स में लोकतंत्र है। यहाँ की मजबूती इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आपको याद है ये आंदोलन जब शुरू हुआ बांग्लादेश में, तो छात्र संगठन के आंदोलन के तौर पे, आरक्षण के आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था। 1973 को याद कीजिए, 1973 में 72 में जब गुजरात में जब आंदोलन शुरू हुआ, नवनिर्माण आंदोलन, एक मैस के पैसे बढ़ाने से लेकर, और बिहार में पहुंच गया जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और पूरे देश भर में फैल गया। लेकिन क्या इस तरह की हिंसा हुई? और जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही, जिनके खिलाफ इमरजेंसी में देश पूरा का पूरा खड़ा हो गया, तमाम तरह के राजनीतिक दल खड़े हो गए, जब उनको हार गई चुनाव 1977 में, तो क्या किसी ने उस पर हमला किया था? ये 1977 की बात बता रहा हूं, 2024 की नहीं। तो हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता। यदि कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग मंसूबे पाल रहे हैं, तो वो खतरनाक है, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन उनके ये मंसूबे, उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। और इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए, हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए। और बार बार आप जब रेफरेंस करते हैं, आपने स्क्रिप्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, नहीं होने जा रहा है। और मैंने तो देखा अभी जब सर्वदलीय बैठक हुई भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश को लेकर, तो सभी लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए। इवन जो पश्चिम बंगाल को लेकर चिंता रहती है, वहां पर ममता बनर्जी ने भी कहा कि केंद्र सरकार जो कहेगी, जो आदेश देगी, जो निर्देश देगी, उसके साथ चलेंगे। तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाह रहा। कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो, तो उनको भी मुझे लगता है कि कुछ नुकसान ही उठाना पड़ेगा और कोई फायदा उनको होने वाला वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। फायदा ऐसा हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। कांग्रेस को बल्कि आना चाहिए था साफ, नीरज जी, आपके प्रोग्राम में, और कहना चाहिए था कि भाई हम उनके साथ नहीं हैं। विजय जी, दो पहलू हमने इसमें रखे हैं। एक जो योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वहां के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए, वो एक अलहदा विषय, उस पर भी मैं बात करूंगा। ये जो विषय मैंने रखा जिसपे सज्जन वर्मा और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो सकता है यहाँ पे भी, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, हो तो तख्ता पलट की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है जन कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस जाए, कह रहे हैं सज्जन वर्मा जी, कब्जा कर लेंगे लोग। मैं तो उस पर चर्चा कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान तो अभी उद्धव ठाकरे बाद में करेंगे कि हिंदू की रक्षा वहां करें। 75 साल जी 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने जब इस पर भारत में आज़ादी की बात हो रही थी, तो बहुत सारे नाम है, उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, जिन्होंने कहा था कि भाई यहाँ आज़ादी देना और डेमोक्रेसी देना कोई फायदे की बात नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जाहिल हैं और वो लोकतंत्र को नहीं संभाल सकते। वो सब लोगों को जवाब 75 साल में हिंदुस्तान ने दिया है। अभी हमने 18वीं लोकसभा चुनी है। 50 मौके ऐसे आए होंगे जब सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारों के खिलाफ आंदोलन नहीं हुए। 75, 77 का जिक्र हम लोग कर ही रहे हैं, उससे पहले भी हुए हैं, 67 में भी हुए हैं। 1990 का एक बड़ा उदाहरण हमारे पास है, जब मंडल का आंदोलन हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे हुए। लेकिन क्या कभी कोई तख्ता पलट की कोशिश हुई? उसमें तख्ता पलट में एक बड़ा हिस्सा है, बांग्लादेश को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, सेना। तो यहां सेना के पास न वो ताकत है, न वो मंसूबे हैं। इसका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी फौज हिंदुस्तान के
रक्षा के लिए बैठी हुई है, वो यहाँ पर तख्ता पलट के लिए नहीं है। कोई ऐसा मौका नहीं है। 75-77 को तो इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता आपके पास कि जब ये तख्ता पलट की कोशिश हो सकती थी, लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ। और आज तो इतना मजबूत लोकतंत्र है, हमारी जो फौज है वो तख्ता पलट की बजाय हिंदुस्तान के तख्त को मजबूत करने में लगी हुई है। जहां भी उसको जरूरत होती है वो वहां खड़ी होती है। इसलिए तख्ता पलट की कोशिशों की बात भी मत की सोचिए कि हिंदुस्तान में कोई तख्ता पलट हो सकता है। और छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, आंदोलन होता है, कुछ तोड़फोड़ भी होती है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में तोड़फोड़ नहीं हो रही, अराजक तत्व भी होते हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिश हिंदुस्तान में नाकाम रहेगी। इन मंसूबों को मत पालिए। और ये सवाल खड़ा करना भी मुझे लगता है कि गैर वाजिब है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की मेहरबानी करके तुलना मत कीजिए सर। जी अभय दुबे जी, सर आप क्या समझ रहे हैं? जिस बांग्लादेश में जो स्थिति है, लूटपाट, हिंसा, मतलब सत्ता बदल गई, अब चली गई वो, उसके बावजूद वहाँ पे हिंसा अभी रुकी नहीं है। सैकड़ों लोग मर रहे हैं, जिंदा जला दिए जा रहे हैं। वहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान को मानते हैं कि वो जनक है, वहाँ पे उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, उस पर पेशाब किया जा रहा है। इतनी भयावह स्थिति किसी पड़ोस के देश में हो रही है। हमारे यहाँ के नेता कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। आप क्या इससे निकाल रहे हैं? देखिए, विजय भाई ने जो बात कही है उससे मैं 100% सहमत हूं। इसलिए उस बात को मैं चूंकि सहमति में दर्ज कर देना चाहता हूं। विजय भाई ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अलग तरह की है, भारत का लोकतंत्र अलग तरह का है, भारत में सत्ता के हस्तांतरण के तौर तरीके, परंपराएं अलग तरह की हैं और स्थापित परंपराएं हैं। भारतीय लोकतंत्र में, हर लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट होता है। कुछ डेमोक्रेटिक डेफिसिट भारतीय लोकतंत्र में भी है, लेकिन यहाँ पे चुनाव के जरिए उस डेमोक्रेटिक डेफिसिट में संशोधन भी होता है। जैसे पिछले 2024 के चुनाव में हुआ भी संशोधन, विपक्ष ज्यादा शक्तिशाली होकर उभर आया। लेकिन बांग्लादेश में क्या स्थिति थी? बांग्लादेश में स्थिति ये थी कि वहां पर चुनाव दर चुनाव विपक्ष मुक्त चुनाव की आयोजना बनती थी और उसी हिसाब से चुनाव होता था। तो वहां पर डेमोक्रेटिक डेफिसिट जो था वो बहुत गहरा था। और बांग्लादेश में छवि लोगों ये थी कि जो भारत है उसकी विदेश नीति के सारे अंडे केवल एक ही टोकरी में रखे हुए हैं और वो टोकरी है शेख हसीना की। इसलिए वहां पर भारत और शेख हसीना को एक करके देखा जाता था। अब इस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश की सर्वाधिक अलोकप्रिय नेता हैं, उनको वहां से भाग कर आना पड़ा। मतलब आप सोचिए, एक नेता जो चुनाव दर चुनाव मुख्य प्रधानमंत्री बड़े अंतर से चुनी जा रही थी, उनकी इतनी खराब स्थिति हो गई कि उनको वहां से छोड़ के आना पड़ा। और फौज ने उनके खिलाफ विद्रोह नहीं किया है। ये वो पाकिस्तान वाला मसला नहीं है। फौज के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं वकारुल जमा, वो तो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी भतीजे के पति हैं। उन्होंने तो आकर उनको बचाने, उन्होंने कहा कि आप अगर बचना चाहती हैं तो आप चली जाइए छोड़ के। उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराया ताकि वो वहां से निकल जाए वहां से। तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान की स्थिति से भिन्न किस्म की है। मैं ये तो मानता हूं कि बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति में है, मेरी निगाह में कुछ ना कुछ उसमें अमेरिका का हाथ है, लेकिन इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बात करूंगा। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से लंबे अरसे से अपनी विदेश नीति चलाई, और ये केवल मोदी सरकार की विदेश नीति का सवाल नहीं है। शेख हसीना 2009 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो एक चुनाव, वो अच्छा चुनाव था, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव था, उसको जीत के सत्ता में आई। तो उस वक्त भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने सारे अंडे शेख हसीना की टोकरी में रखे जी। और उसके बाद वो परंपरा जो थी वो भाजपा सरकार ने भी जारी रखी। इसलिए भारत और शेख हसीना दोनों को वहां के लोग एक मान रहे हैं, और इसलिए भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ वहां पर गुस्सा है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कट्टरपंथी हमलों का इतिहास बहुत पुराना है। जिन लोगों ने तस्लीमा नसरीन का लज्जा उपन्यास पढ़ा होगा, उन्हें उसकी एक औपन्यासिक कहानी पूरी तरीके से पता होगी कि वहां पर क्या हुआ है। जब बांग्लादेश बना था तब 18% वहां पर हिंदू थे, आज लगभग 8% के आसपास हिंदू हैं। जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी हिंदू भाग कर आए हैं। यहाँ असम में हमारे यहाँ समस्या पैदा हुई है। जब मैं दिल्ली रहने के लिए आया था 80-82 के जमाने में, उस वक्त मैं सीमापुरी में की तरफ जाता था, तो वहां पर पूरा सीमापुरी की झुग्गियों में बांग्लादेशी हिंदू रहते थे, बड़ी अमानवीय स्थितियों में रहते थे। तो ये समस्या है बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर वहां के मुसलमान कट्टरपंथियों के अत्याचार की। मैं ये मानता हूं कि अगर भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं को एक तो दो तरह के हिंदू है ना, एक वो हिंदू जो भारतीय हैं वहां पर, उनको निकालना एक अलग एजेंडा है,
और बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो उससे कैसे निपटा जाए, ये एक अलग एजेंडा है। तो भारत सरकार को इन दोनों पहलुओं पर अलग अलग तरीके से सोचना होगा। अबे जी बिल्कुल ठीक विश्लेषण आपका, लेकिन भाई ये हमारा सवाल मूल ये था कि जो सलमान खुर्शीद कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं।